ये हम बात कर रहे थे कि फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर करती है बार बार टू मेंटेन द सेम एक्सचेंज रेट जो उन्होंने फिक्स किया था। क्योंकि खुद ब खुद वो फिक्स रहेगा नहीं, वो तो चेंज होगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी चेंज होते हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, गवर्नमेंट ने फर्ज किया कि हमारे पास जो ओरिजिनल एक डिमांड कर्व है करेंसी का वो है ये वाला, और ओरिजिनल जो सप्लाई का है करेंसी का वो है ये वाला, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, और ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने फर्ज किया यही एक्सचेंज रेट फिक्स किया हुआ। अब क्या होता है कि करेंसी की, इमेजिन करते हैं कि सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, नॉन एक्सचेंज फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ गई। अब जब करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो जारी बात है उससे मामला खराब होंगे, क्योंकि अगर हम अभी ना इसको कंसिडर ना करें, ठीक है, करेंसी की सप्लाई अगर बढ़ गई और वो S1 पे चली गई तो हमारे पास जो ओरिजिनल डिमांड का है वो तो वही है ना, सिर्फ सप्लाई चेंज हुई है, तो हमारा इक्विलिब्रियम तो यहाँ आ गया। तो ये आपका एक्सचेंज रेट तो वो वाला नहीं रहा, 0.25 चेंज हो गया ना। तो गवर्नमेंट इसको वापस वहीं लाने के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट अपनी करेंसी डिमांड कर लेगी, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट नीचे चला गया है, डेप्रिशिएट हो गया है। तो गवर्नमेंट इसको वापस ऊपर लाएगी, किस तरह से, बाय शिफ्टिंग डिमांड फॉर करेंसी टू राइट साइड। और अब जब वो राइट पे लाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और देखिए वो दोबारा 0.25 ही रही है करेंसी, एक्सचेंज रेट रहा है वहाँ। अच्छा, और ये कैसे करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसके लिए ये जो डिमांड फॉर करेंसी का कर्व को शिफ्ट किया है राइट पर, आप करेंसी का ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल बाय गवर्नमेंट विल बाय लोकल करेंसी विद द हेल्प ऑफ, या विद फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट फॉरेन कर, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी करेंसी की डिमांड तो कर ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास फॉरेन करेंसी हो। तो गवर्नमेंट के पास चूंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व है, तो वो उनको इस्तेमाल करेगी और उनको उनसे लोकल करेंसी खरीद लेगी, तो लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और काम आसान हो गया। अच्छा, इसी तरह मैं दूसरा भी ले लेता हूँ इसी में। हम अब ऐसे करते हैं कि अ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी हटा दिया, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा, अब क्या हुआ, हम कहते हैं जी सप्लाई नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, करेंसी की डिमांड बढ़ गई। तो अब जारी बात है, डिमांड बढ़ी है लेकिन जो सप्लाई है करेंसी का वो तो वही का वही है, डिमांड ही बढ़ी है ना। तो अब क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा, D1 और S यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये तो एक्सचेंज रेट ऊपर चला गया जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ उससे। तो गवर्नमेंट को तो ये कबूल नहीं है, गवर्नमेंट इसको फिर वापस नीचे लेके आएगी, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ा देगी, राइट पे ले आएगी। और जब राइट पे आएगी तो D1 और S1 अब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा आपका। क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ गई है लेकिन एक्सचेंज रेट वापस वहीं आ गया है जहां पर गवर्नमेंट ने फिक्स किया था। और ये कैसे किया होगा जी, ये सप्लाई ऑफ करेंसी एक कैसे बड़ी होगी, गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, तो इसमें गवर्नमेंट सेल्स करेंसी टू बाय फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो अगर आप अपनी लोकल करेंसी से फॉरेन करेंसी बाय करेंगे तो आप अपनी करेंसी पहले सप्लाई करेंगे ना, सेल का मतलब यही है, सप्लाई ऑफ करेंसी का तो मतलब ही है एबिलिटी टू सेल करेंसी। तो वो आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी राइट पर आ जाएगी। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है ये बार बार इंटरफेयर करेगी ताकि एक्सचेंज रेट जो है वो मेंटेन रहे। तो अब अगर मैं इसको आपको वैसे अगर समझाऊं तो एक्सचेंज रेट एक्चुअली होता ऐसे है, जब एडवांटेज होने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक जरा रफ डायग्राम बना के दिखा दूं।
यहाँ पर कि ये देखें कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है ना, अगर फ्लोटिंग में चले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलो अभी कर ही रहे हैं तो। फ्लोटिंग, ठीक है, ये फ्लोटिंग है। एक है हमारे पास फिक्स्ड अभी पड़ा है, और एक हमारे पास और भी है, वो मैं अभी ही बता रहा हूँ आपको। मैनेज्ड, मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। इसको वैसे एक और नाम भी दिया जाता है, डर्टी फ्लोटिंग। क्योंकि डर्टी फ्लोटिंग इसलिए है क्योंकि ये नेचुरल नहीं ना है, वरना फ्लोटिंग एक्सचेंज, डर्टी फ्लोटिंग भी इसको बोला जाता है। तो फ्लोटिंग में एक्सचेंज रेट में ये होगा कि आपका जो एक्सचेंज रेट है ना, हम यहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट ले रहे हैं और नीचे क्वांटिटी है करेंसी, तो वो कुछ इस तरह का है। मतलब कोई भी पैटर्न आपको नजर नजर नहीं आएगा इसमें। फिक्स एक्सचेंज रेट को अगर देख लें, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट ज़्यादा आपने फिक्स किया हुआ है कि यहीं पे रहना है, तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। अब आप इसमें एक सिमेट्री, मतलब ये मैंने दिखाया आपको से, आपको एक सिमेट्री नजर आ रही है इसमें, क्योंकि इसमें अगर ऊपर जाता है तो गवर्नमेंट उसको वापस लेकर आती है, नीचे जाता है तो गवर्नमेंट फिर उसको वापस लेकर आती है उसी पॉइंट पर जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो ये नजर आ रहा है कि somebody इज कंट्रोलिंग इट, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह गवर्नमेंट मैनेज कर रही है इसको। और तो इसमें फ्लोटिंग तो नहीं हो रही है एक्चुअली। अच्छा, और मैनेज में ये होता है कि आप एक अपर रेंज दे देते हैं, अपर रेंज, और एक आप दे देते हैं लोअर रेंज। और इसको मैनेज फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब इसमें फ्लोट होने भी देते हैं डिमांड सप्लाई करेंसी से, और इसमें इंटरफेयर भी करते हैं। ठीक है, ये है लोअर रेंज, अपर रेंज और लोअर रेंज। अब इसके दरमियान अगर फर्ज किया कि आप यहाँ हैं और यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जैसे ही इसको टच करेंगे, गवर्नमेंट के अलार्म बोलेंगे, वो कहेंगे ना भाई, इससे ऊपर नहीं जाने देना, तो गवर्नमेंट उसको ऊपर नीचे की तरफ मोड़ेगी। अब नीचे आ रहा होगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जैसे ही वो इसको टच करेगा, गवर्नमेंट कहेगी ना, इससे नीचे नहीं जाने देना, तो गवर्नमेंट दोबारा ऊपर ले जाएगी। तो ये भी हमें नजर आ इस तरह से ये सिलसिला चलेगा। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ये भी हो सकता है कि हम इसको यहाँ पे करते हैं कि लेट से कि आप यहाँ है, यहाँ से यहाँ चले गए आप, फिर यूं हो गया, लेट से यूं हो गया, यूं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी जब तक वो बीच में रोटे। यहाँ जाएगी तो नीचे ले जाएगी फिर, ठीक है। उसके बाद ये यूं जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सिलसिला है। ये भी डर्टी फ्लोटिंग ही है, अगर रेंज के अंदर है तो कुछ नहीं करेंगे, रेंज को टच करेगी तो गवर्नमेंट फिर यहाँ पे आके यहाँ से वापस जरूर खींचेगी। ये है मैनेज फ्लोटिंग। अच्छा, अब देखते हैं। यहाँ पे बातें अभी, अभी मैनेज फ्लोटिंग भी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम इसकी तरह फायदे नुकसान देख लें। ये मैनेज सिस्टम, ठीक है। मैनेज सिस्टम या मैनेज फ्लोटिंग वो यही, ये देखें आपको नजर आ रहा है आप। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ, ये मैं अभी एक्सप्लेन पहले ही कर देता हूँ, फिर मैं आगे की बात भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर आप गौर करें, फिर हम फायदे नुकसान उसके देख लेते हैं अभी। और वो हमें क्या नजर आ रहा है, गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल वैल्यू रखी हुई है, फिक्स की हुई है यहाँ पर, ये ये वैल्यू, ठीक है। तो अब फर्ज किया कि ये सेंट्रल वैल्यू है अभी, और गवर्नमेंट ने एक अपर रेंज रख दी है, ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। अच्छा, अब आप अभी फर्ज किया पहले यहां पर थे, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर डिमांड पर करेंसी बढ़ गई और आप यहां चले गए, तो गवर्नमेंट ये नहीं होने देगी, गवर्नमेंट इसको नीचे लेके आएगी वापस, ठीक है। और वो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ा देगी ताकि आप यहां आ जाए। इसी तरह से
अगर नीचे जाए तो तब भी कुछ ऐसा ही होगा। ये मैंने आपको खैर ऊपर एक्सप्लेन तो कर दिया है। तो डिमांड सप्लाई में कोई भी चेंज आएगा और आप अपर रेंज से या लोअर रेंज से बाहर निकल रही है, एक्सचेंज रेट बाहर निकल रहा है, तो गवर्नमेंट फेयर करेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट में करती है। या तो वो फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी खरीदेगी, या फिर वो लोकल करेंसी से फॉरेन करेंसी खरीदेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपने एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है या कम करना है। अच्छा जी। अब तो ये आपको मैंने क्लियर करना था एक। और अब जरा इसके फायदे नुकसान जल्दी से देख लें फिक्स एक्सचेंज रेट के। अच्छा, हम पहले ये देख लेते हैं कि एक अगर हम फायदा हम फिक्स एक्सचेंज का देखें ना, तो एक फायदा हमें ये नजर ये आता है। चलिए नुकसान है, अभी तो पहले उसी की बात कर लें कि फिक्स एक्सचेंज रेट में ना स्पेकुलेशन नहीं हो सकती। फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट रखा हुआ है, इसका मतलब है कि स्पेकुलेटर्स हैं वो जो आर्टिफिशियली एक्सचेंज रेट को ज़्यादा कम करते हैं, मतलब उन्हें लग रहा है एक्सचेंज रेट कम हो रहा है आगे या ज़्यादा होने वाला है तो पहले खरीद लेंगे। वो बाद में ज़्यादा होना है, आप पहले ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की एक्सचेंज रेट पॉलिसी को डिस्टर्ब करेगा नहीं। तो जब गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट फिक्स ही कर दिया तो फिर स्पेकुलेटर्स क्या स्पेकुलेट करेंगे कि ज़्यादा हो रही कम हो रही, वो तो हो ही नहीं रही। तो वहां पर ये इशू नहीं आएगा। फिर ये कि अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स करके बैठी हुई है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है ना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी वगैरह है, उसको भी ध्यान से बनाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंटरेस्ट रेट। अब गवर्नमेंट की देख रही है अच्छा यार इंटरेस्ट रेट को कम कर दो बट डिमांड बढ़ानी है, ऐसे नहीं होगा। फिर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो डिमांड तो चलो बढ़ जाएगी, लेकिन उससे एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो हॉट मनी फ्लोज बाहर जाएंगे। तो एक्सचेंज रेट में इम्पैक्ट आएगा तो हमें फिर एक्सचेंज रेट को दोबारा से वहां लाना पड़ेगा, वो एफर्ट भी करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को खुद ही करनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाते हुए एक्स्ट्रा केयरफुल होगी। ये हम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं नहीं भी लिखा हुआ तो आप इसको यहाँ पे, कि अगर मैं एडवांटेज के तौर पे लिखूं तो एक यही आता है कि एक तो क्या कहते हैं, मिनिमाइजिंग इफेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन। ठीक है। और दूसरा हमने एडवांटेज ये भी देख लिया कि एक्स्ट्रा केयरफुल, गवर्नमेंट जो है ना, एक्स्ट्रा केयरफुल गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। तीसरी चीज वो मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ आगे। एडवांटेज थ्री किधर लिखा जाए, ये ऊपर हम इसको लिख दें, चले यहीं पे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ एडवांटेज थ्री हो सकता है कि सर्टेनिटी, सर्टेनिटी फॉर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। ठीक है। अगर तेजी से एक्सचेंज रेट कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हमेशा अनसर्टन रहेंगे कि पता नहीं यार या तो मुझे नुकसान हो जाएगा या उसको हो जाएगा, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। ठीक है। तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प मिल रही है, क्योंकि वो फिक्स हुआ हुआ है, जितना तय किया है उतना ही देना पड़ेगा इंपोर्टर को। एक्सचेंज रेट के कम होने से ज्यादा अमाउंट नहीं पे करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बहरहाल ये फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी हैं, और वो ये कि गवर्नमेंट को ज्यादा रिजर्व रखने हैं, इसलिए नहीं खाली के इंपोर्ट करनी है, इसीलिए कि कभी भी लोकल करेंसी खरीदनी पड़ सकती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट को आपने मैनिपुलेट मैनिपुलेट करना है, अपनी मर्जी का करना है। तो एक तो एक्स्ट्रा आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर तो वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके पास रिजर्व खत्म हो जाएंगे। कब तक करेंगे ये काम? ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा इसमें एक तो ये बात होगी,
उसके अलावा एक और है कि इसमें एक रिस्क भी इन्वॉल्व है कि गवर्नमेंट को सम टाइम सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अपने पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को, अपने फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए। वो कैसे? जैसे गवर्नमेंट जो है ना, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। क्यों? ताकि इन ए बिड टू कीप द एक्सचेंज रेट एट द प्राइस द गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी मेंटेन। अच्छा, वांट्स इट टू भी नहीं लिखा हुआ है। गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी मेंटेन, आप ये इसको कर सकते हैं। मतलब ये कि अब अगर आप चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक पॉलिसी में कम हो, लेकिन आप कम नहीं कर रहे क्योंकि आपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है, और एक्सचेंज रेट तो मेंटेन हो गया, लेकिन उससे वो जो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, वो तो आप नहीं कर पाए क्योंकि आप तो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा बैठे। तो वो तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इससे। तो वही नीचे ही लिखा हुआ है, मैंने वही बात बताई भी आप। ठीक है जी, ये हो गया। और एक और चीज ये कि आपको बताया कि, और वो बता दिया हुआ है कि डी वैल्यूशन और रीवैल्यूशन और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है, ये मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। सर्टेनिटी वाली बात मैं बता चुका हूँ, ये फायदे वाली बातें भी मैं पहले कर चुका हूँ आपके साथ, तो मैं इसके बारे में बात मैं नहीं करूंगा ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और कि गवर्नमेंट अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है ना, तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखेगी। क्यों भला? क्योंकि इन्फ्लेशन के ज़्यादा होने से एक्सचेंज रेट पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी चीज़ें प्राइस अनकम्पेरेटिव हो जाएंगी, आपकी चीज़ें कम खरीदेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, करेंसी की डिमांड कम होगी, तो आपका एक्सचेंज रेट गिरना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने तो मेंटेन करना है, तो गवर्नमेंट इस फायदा ये भी है कि गवर्नमेंट इसमें इन्फ्लेशन को हमेशा लो रखेगी, कंट्रोल में रखेगी। ठीक है जी। और फिर ये मैनेज सिस्टम हमारे पास है, ये मैं बता चुका हूँ, तो उसके बारे में बात मैं नहीं अब कर रहा, पहले ही कर ली। रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन के बारे में भी मैं आपको बताया इसके बारे में कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो इसलिए मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जरूर देख लें, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन क्यों की जाती है। एक तो रीज़न ये है कि एक्सचेंज रेट को आपने मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, जो भी आप चाह रहे हैं। ठीक है ना? एक तो ये रीज़न है, और एक है, अच्छा, कि और सेकंड रीज़न क्या है जी, कि इज द यूज ऑफ डीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन एज अ पॉलिसी टूल। एक है कि आप एक्सचेंज रेट को एक फिक्स एक्सचेंज रेट रखा हुआ है, मेंटेन करना चाह रहे हैं, और एक है कि आप अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है वो मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करते हैं ना एज अ टूल। तो आप वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट को कम कर देंगे ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी ना उससे। और अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फिर एक्सचेंज रेट को बढ़ा देंगे ताकि आपकी एक्सपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज़्यादा हो ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो। तो ये पर्पस भी हो सकता है आपकी रिवोल्यूशन डिवोल्यूशन का। दोनों पर्पस हमने देख ली। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ गया जी कि चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम 12 लिए हमने। देखा जरूर है इसके बारे में, क्योंकि तीनों हमने पढ़ लिए हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, और मैनेज फ्लोटिंग है। तो उसके अंदर एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये सारा इसी के बारे में ये मौजूद है। अच्छा, आगे हम चलते हैं, अफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग एक्सचेंज रेट्स ऑन द एक्सटर्नल इकोनॉमी। अच्छा, इसमें जो चीज़ जानने वाली है वो है हमारे पास मार्शल लर्नर कंडीशन और जेज कर्व, इन दोनों को समझ लेते हैं। तो हमारा जो है ना बस यही है, ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। और फिर जो आखिरी हमारे पास है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक, तो वो हम फिर उसको देख लेंगे, वो भी जल्दी ही कवर होगा क्योंकि उसमें ऐसे कोई खास कॉम्प्लिकेशन है नहीं, आसान चीज़ें हैं कई, तो मैं जल्दी से, आपने पहले ही इसको पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं, डेवलप कंट्रीज क्या होती हैं, वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल आसान है। अच्छा, एक आधा कोई कॉन्सेप्ट होगा जो मुझे शायद एक्सप्लेन करना पड़े, बाकी हम जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको समझ लें जरा, मार्शल लर्नर कंडीशन को। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक्सचेंज रेट की इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है उनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी के ऊपर। यानी कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करती है। ठीक है। और वो कहते हैं बल्कि कि अगर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सपोर्ट्स की प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपोर्ट्स की, अगर ये ग्रेटर देन वन आ रहा है मिला के भी, मिला के भी, तो क्या होगा? अगर एक्सचेंज रेट आप कम करेंगे, अगर एक्सचेंज रेट आप कम करेंगे तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये इंप्रूव करेगा। और अगर ये लेस देन वन है, दोनों, तो एक्सचेंज रेट अगर आप कम करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका वर्स होगा। ये वही इलास्टिक इलास्टिक वाली डिमांड वाली बात, मतलब इसमें ये प्लस वाली बात भी आ गई। एक होता है ना कि प्राइस इलास्टिक डिमांड जो एक्सपोर्ट की है वो इन इलास्टिक है, हमने पीछे भी बात की थी पहले। ठीक है, या प्राइस प्राइस इलास्टिक डिमांड ऑफ इंपोर्ट जो है वो इन इलास्टिक है या इलास्टिक है। यहां पर ये तो बात है ही, वो तो समझ आती ही है कि अगर एक्सपोर्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो एक्सचेंज रेट के कम होने से एक्सपोर्ट कोई नहीं बढ़ने वाली ज्यादा। ठीक है ना? और इंपोर्ट भी कोई नहीं कम होने वाली अगर इन इलास्टिक है। इसी तरह अगर वो दो, अगर एक्सपोर्ट की डिमांड प्राइस इलास्टिक है और इंपोर्ट की भी, तो फिर आपके प्राइस के एक्सचेंज रेट के बढ़ाने से एक्सपोर्ट कोई नहीं कम होने वाली। नहीं सॉरी, अगर आपके एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहे हैं और दोनों इलास्टिक हैं, तो एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कम करेंगे तो एक्सपोर्ट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इंपोर्ट एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी एक्सचेंज रेट यहाँ पर, काम करेगा। ठीक है, ये तो पता है। लेकिन अगर इन दोनों को जमा करें, तो जमा करके भी अगर वन से ज्यादा है तो वो इलास्टिक वाला ही काम करेगी, और जमा करके अगर लेस देन वन है तो वो इन इलास्टिक वाले रिलेशनशिप को ही शो करेगी। यानी कि अगर इसी तरह ये अगर लेस देन वन है तो हम यहां पर अगर मैं कहता हूं अगर ग्रेटर देन वन है, पीईडी ग्रेटर देन वन है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ाने से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका वर्स हो जाएगा, और एक्सचेंज रेट के कम करने से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, ये है मार्शल लर्नर कंडीशन, इलास्टिसिटी पे बात करते हैं। ठीक है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, वर्स भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है? प्राइस इलास्टिक डिमांड पे। जी, ये यहाँ इस पे कोई सवाल है आपका? नहीं है तो हम जे का भी देख लेते हैं। तो आपको फिर देखना है, इलास्टिसिटी को देखकर आपने फैसला करना है कि डीवैल्यूएशन करनी है, रीवैल्यूएशन करनी है, अप्रिसिएशन हो रही है तो अच्छी बात है कि नहीं, डेप्रिसिएशन हो रही है तो अच्छी बात है कि नहीं, ये चीज। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं जी जरा जेज का। अच्छा, एक मिनट आप जरा ठहरिएगा जरा, एक मिनट। अच्छा जी, जे कर्व क्या कहता है? अब ये सुनिए, आपको ना जे कर्व बोल क्यों नहीं है इसको, और ये मार्शल लर्नर कंडीशन से रिलेटेड भी है। आप देखिए जे की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो आपको बताने वाली है कि अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा है, जैसे करंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, वो करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट अगर आपका डेफिसिट में चल रहा है, तो अगर आप इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, आप इसको इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स ले रहे हैं, तो वो फर्दर डीप और डेफिसिट में चला जाएगा इन द शॉर्ट रन। ये है शॉर्ट रन में वो इम्प्रूव होने के बजाय डेफिसिट में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो डेफिसिट से इम्प्रूव होकर फिर सरप्लस में भी जा सकता है। ये है लॉन्ग रन में। ठीक है, इसकी दो वजूहत हम देख लेते हैं। एक मार्शल लर्नर कंडीशन से रिलेटेड है तो मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ। आप वैसे बता सकता है कोई जनरल कि भाई क्यों ऐसे हो रहा है? ये आपको एक जो पॉइंट है ये तो पता होना चाहिए, दूसरे का चलो मैं बता दूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बताएगा कोई? नहीं? चलें फिर मैं
बता देता हूँ। और वो ये कि भाई आप अगर अपने करंट अकाउंट को इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो इसके अलावा आप मजीद रॉ मटेरियल खरीदोगे, कैपिटल गुड्स खरीदोगे, टेक्नोलॉजी खरीदोगे ना। चलो रॉ मटेरियल को ले लो तो वो मजीद अभी चीज़ें बनी थोड़ी हैं। तो इसके अलावा आपका करंट अकाउंट, मैं कैपिटल गुड्स की, रॉ मटेरियल की बात कर लूँ, तो वो जो खरीदेंगे तो करंट अकाउंट आपके डेफिसिट में मजीद जाएगा। हाँ, और लॉन्गर रन में जब बनाकर बेचेंगे तो सारी बात है फिर वो आपके बैलेंस पेमेंट को इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, एक तो ये लॉजिक है इसके पीछे। दूसरा, आपने याद रखना है कि शॉर्ट रन में आपकी जो प्राइस लास्ट ईयर डिमांड होती है एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, वो लेस देन 1 होती है। और प्राइस लास्ट ईयर डिमांड जो इंपोर्ट्स की होती है वो भी लेस देन 1 होती है, आपको पता है। इसका मतलब है अगर आप जैसे हम कहते हैं कि एक्सचेंज रेट को आपने कम किया, ठीक है, आपने प्रूफ करना है ना। अभी एक तो मैंने बताया आपको कि आपने इंपोर्ट शुरू कर दी, रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हैं, आपने एक्सचेंज रेट को कम किया ताकि आपकी चीजें सस्ती हों और एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो, बैलेंस पेमेंट इंप्रूव करे। लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म में इन इलास्टिक है, तो एक्सचेंज रेट कम करने के बावजूद भी आपकी एक्सपोर्ट्स में को बहुत इजाफा हुआ नहीं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई। अभी हमने बात की है पहले ही। तो इन दोनों का इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा, वो आपको एक्सचेंज रेट तो कम कर दिया लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ सका, यानी कि एक्सचेंज रेट के कम होने से, चूंकि इन इलास्टिक है, आपका जो करंट अकाउंट है, अकाउंट क्या होगा, विल फर्दर गो इनटू डेफिसिट। ठीक है, और इसकी वजह यह है कि वो लोग जो कि पहले एक्सपोर्ट, फर्ज किया कि एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दूसरे कंट्रीज के लोग ले रहे थे, तो वो कह रहे जब एक्सचेंज रेट कम हुआ तो उन्होंने फिलहाल चेंज कुछ नहीं किया, प्लान चेंज नहीं किया अपना, सप्लायर चेंज नहीं किया। जैसे एग्जांपल है कि आपने एक्सचेंज रेट कम किया ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो दूसरे मुल्क के जो लोग थे वो किसी और कंट्री से ले रहे थे। अब उन्होंने कहा चलो यार अब तो हमने फिलहाल तो इन्हीं से ले लेते हैं, अगली दफा फिर इस कंट्री से लेंगे जिसका एक्सचेंज रेट कम हो रहा है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा खास होने नहीं वाला, जिनका एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं से बाय कर रहे हैं या कमिट कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म में लोग फौरी तौर पर स्विच नहीं करते, पहले वो प्लान करते हैं, देखते हैं उसके बाद। और इस तरह इंपोर्ट्स में भी अगर आपके लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं, फर्ज किया आपको बिजनेसमैन है, कंज्यूमर्स हैं, एक्सचेंज रेट कम हो गया है, आपको महंगा पड़ रहा है, तो आप कहेंगे चलो इस दफ़ा तो लें, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद फिर वो सर्च करेंगे कि भाई इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है मुल्क के अंदर कि नहीं है। ठीक है, उस वक्त तो फौरी तौर पर ढूंढना मुश्किल है ना, तो उन्होंने अपना कारोबार तो चलाना है या अपनी नीड तो पूरी करनी है। लॉन्गर रन में फिर वो मतलब क्या कहते हैं उसे, सर्च करेंगे और देखेंगे हाँ यार लोकल आइटम अब इसके मुकाबले का यही बनता है, अब यही लेना पड़ेगा, तो लॉन्गर रन में वो जल्दी स्विच कर जाएंगे उसके ऊपर और रिपोर्ट्स ज़्यादा तेज़ी से गिर सकती हैं। तो लॉन्गर रन में जब लॉन्ग रन आएगा तो अब आपकी जो पीईडी है, जो आपको बताया एक्सपोर्ट्स की, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और पीईडी जो इंपोर्ट्स की है वो भी टाइम की वजह से लेस देन 1। ये हमने प्राइस ऐसी डिमांड जो पढ़ा था ना माइक्रो में, उसमें भी यही है, टाइम टाइम जो है वो इलास्टिक इनलास्टिक करता है। तो इसमें फिर एक्सचेंज रेट के कम होने से, क्योंकि आप तो कम ही करेंगे ना, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करना है, ऑब्जेक्टिव तो ये है ना इस जे कर्व के मुताबिक। तो आपका जो करंट अकाउंट है, ठीक है, वो क्या होगा जी, सी ए, करंट अकाउंट, ठीक है, विल इम्प्रूव। ठीक है, और अगर आप एक्सचेंज रेट, ठीक है, हाँ भाई यही समझ आती है, हाँ खैर कम की बात तो मैंने पहले आपको बताई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो हम, ये भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर तो हम एक्सचेंज रेट को कम ही कर रहे हैं ना, क्योंकि बैलेंस पेमेंट को इम्प्रूव करना है, तो पॉलिसी तो यही होगी। तो इसलिए ये जेकब बन रहा है। ठीक है, और अगर आप एक्सचेंज रेट को बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन कम हो, ठीक है ना, आप चाहते हैं इन्फ्लेशन कम हो, तो फिर ये हो जाएगा। वहां ऑब्जेक्टिव था बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो, तो उसमें फिर आप क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट को कम करेंगे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा होंगी, इंपोर्ट्स भी, लेकिन वही शॉर्ट रन लॉन्ग रन के हिसाब से है ना। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हैं,
या आप चाह रहे हैं एक्सचेंज रेट को यहाँ बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप इन्फ्लेशन को अगर चाह रहे हैं लो करना, तो शुरू में आपका जो एक्सचेंज रेट बढ़ाने से जो आप कह रहे थे करंट अकाउंट सरप्लस कम हो, वो एक्चुअली कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ाने से असूलन एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होना चाहिए था, लेकिन एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है, ठीक है, ऊपर भी ना वैल्यू का ही जिक्र करना चाहिए था। मैं खाली एक्सपोर्ट बोलता रहा हूँ, तो वो भी आपको बताना चाहिए ओवरऑल ये जो है ना। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा नहीं एक्सपोर्ट, अच्छा ठीक है चलें, एक ही बात है वैल्यू। तो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है एक्सचेंज रेट बढ़ने से वो एक्चुअली बढ़ जाएगी। तो वही शॉर्ट टर्म में इनलास्टिक होते हैं लोग, तो एक्सचेंज रेट बढ़ भी जाएगा तो फिर भी इंपोर्टेड जो फॉरेनर्स हैं वो आपसे ही चीज़ें बाय कर रहे होंगे शॉर्ट टर्म तक, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू तो बढ़ेगी। ठीक है। और इंपोर्ट की वैल्यू उस केस में चूंकि वो भी इनलास्टिक है, तो वो भी क्या होगा, सस्ती है, लेकिन वो जो इंपोर्ट का रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी लोग ज्यादा इंपोर्ट नहीं खरीद रहे, वही शॉर्ट टर्म में डिमांड है इनलास्टिक है ना, तो एक्सचेंज रेट कम हो गया है, इंपोर्ट सस्ती हो गई है, लेकिन फिर भी लोग इंपोर्ट जो है ना वो इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो कम ही हुई है, क्योंकि वो सस्ता पड़ गया। उन्होंने कहा ठीक है यार सस्ता है तो फिर अब उतनी चीज़ें सस्ती पड़ रही हैं तो उतनी ही ले लो। हाँ, लॉन्गर रन में वो प्लान करेंगे कि चलो यार अब हम ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, तो बिजनेस को एक्सपैंड करना है या अपनी ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा करना है, तो फिर वो इम्पोर्ट बढ़ाएंगे। तो इस केस में तो भाई आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो तो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन तो बल्कि और होगी, और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक्चुअली इंप्रूव होगा एक्सचेंज रेट बढ़ाने से, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है इंपोर्ट कम हो रही है। और लॉन्ग रन में चूंकि इलास्टिक हो जाएगा, तो उस केस में फिर रिवर्स हो जाएगा, और फिर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट की तरफ जाना शुरू कर देगा। और उसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी और इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। और जब डेफिसिट हो रहा है तो जारी बात है यही मतलब है इसका। तो नेट एक्सपोर्ट्स ऊपर, यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती है, और यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, और उसी वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है करंट अकाउंट है वो फॉल करना शुरू कर देता है, और वो फिर इवेंचुअली डेफिसिट में भी चला जाता है। लेकिन ज़्यादा होता है आपका ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन है, तो आप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये भी हमने कवर कर लिया है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया है। और अब हमारे पास एक लास्ट ही टॉपिक रह गया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में शुरू कर देंगे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।